बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग फेडरल बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 हाइड्रोऑक्सी कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोऑक्सी कंपाउंड बेटा हाइड्रोऑक्सी असल में एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है और उसका फार्मूला होता है OH। इसका एक बॉन्ड फ्री होता है। क्यों ये बॉन्ड फ्री होता है? बेटा आपको पता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है अल्काइल ग्रुप और दूसरा क्या कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। तो जनाब ये बॉन्ड फ्री होता है क्यों? ताकि यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो दूसरा पार्ट है ना अल्काइल ग्रुप उसने आकर अटैच होता है। बेटा अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला तो आपको पता है, क्या फार्मूला होता है? CnH2n+1। तो बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH यानी हाइड्रोऑक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, वो वाले कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोऑक्सी कंपाउंड्स, या उन्हें हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं। तो बच्चों अल्कोहल को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो अल्कोहल को कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पोजेस एट लीस्ट वन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप अटैच्ड विद अ सैचुरेटेड कार्बन एटम। सैचुरेटेड कार्बन एटम कौन सा होता है? बेटा वो कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है सैचुरेटेड कार्बन कहलाता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होगा या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो वो वाला कार्बन सैचुरेटेड कार्बन नहीं कहलाता। तो जरा देखें, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पोजेस एट लीस्ट वन हाइड्रोऑक्सी यानी OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद, आप लिख दें अल्काइल ग्रुप या आप लिख दें हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए ना अल्काइल ग्रुप में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। या आप लिख दें जो आपकी बुक में लफ्ज लिखा हुआ है वो है विद सैचुरेटेड कार्बन एटम। आपकी बुक में ये डिफिनेशन लिखी है अल्कोहल की, मैंने OH लिख दिया, बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोऑक्सी, वर्ड में लिखा हुआ है। अब बच्चों अल्कोहल की एक और डिफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, वो ये है द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल एक कंपाउंड का नाम नहीं है, पूरी होमोलोगस सीरीज, पूरी क्लास या पूरी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। तो बच्चों आपकी बुक में इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पोजेस OH हाइड्रोऑक्सी एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद हाइड्रोकार्बन। बच्चों अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोऑक्सी OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जनरल फार्मूला कौन सा होता है? भाई जनरल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का बनाना बहुत आसान होता है। हर कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, पहला पार्ट कौन सा होता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला लिख देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, CnH2n+1। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप यानी इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, तो OH लगा देंगे, ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। अच्छा आप जरा देखें, ये और ये सेम चीज लिखी हुई है। बास जगहों पर ना इस तरह का जनरल फार्मूला लिखा हुआ नहीं आता। किस तरीके से लिखा हुआ आता है? CnH2n+, ये +1 है ना, एक हाइड्रोजन ये फंक्शनल ग्रुप वाला भी है, तो वो भी अगर इसमें प्लस करेंगे ना, +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? +2। तो यहाँ +2 आ जाता है और आगे OH की बजाय सिर्फ O लिखा हुआ आ जाता है। तो बच्चों अगर इस तरीके से भी आ जाए ना CnH2n+2 और साथ O लिखा हुआ आ जाए तो ये भी समझ लें कि ये भी कौन सी चीज है? अल्कोहल है। इस तरह का MCQs आता है। ये एक फार्मूला आ जाता है यानी C4H, ये N है ना, और 2n+2 यानी जितनी ये तादाद होगी उसको डबल करेंगे, 4 को डबल करेंगे 8, इसमें 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 10। और अगर O आ जाए और पूछा जाता है कि ये किस चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या बताना होगा कि ये अल्कोहल है। इस बात का ख्याल रखना है ये जो H की तादाद है ना वो कितनी होनी चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें 2 प्लस करें, तो जो नंबर आए वो और ये जो H की तादाद लिखी होती है ना ये बराबर हो, तो फिर ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये होगा अल्कोहल। ये अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। यानी अल्केन के साथ एक O अगर लिखा हुआ जाए तो ये समझ लें कि ये कौन सी चीज है? अल्कोहल है। अच्छा अब बच्चों अल्कोहल की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिंपल अल्कोहल और दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स अल्कोहल। अच्छा एक और बात भी याद रखें कि ये जो जनरल फार्मूला है ना ये उन अल्कोहल का है जिनमें सिर्फ एक दफा OH होता है। अल्कोहल के अंदर एक से ज्यादा भी OH होते हैं। अब बच्चों सिंपल अल्कोहल कौन से होते हैं? बेटा ये जो सिंपल अल्कोहल होते हैं ना इसमें कौन सी चीज आ सकती है? सिंपल अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप जिनमें ये वाला फार्मूला लगता है और साथ OH लगा होता है। जैसे जरा देखें CH3OH, इसको क्या कहेंगे? मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। आप जरा देखें आगे कौन सा होगा? CH3 CH2OH, इसका क्या नाम बनेगा? कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ईथ, आगे एन लिखेंगे
और आगे ओल लिख देंगे, इथेनॉल। इथेन लिखा और आगे ओएल, या इसको इथाइल, 2 कार्बन है ना तो इथाइल, अल्काइल ग्रुप है ना ये वाला इथाइल, और अल्कोहल है तो इसके साथ अल्कोहल लिख देंगे। ये बेटा साइंटिफिक यानी आईयूपीएसी नेम है और ये कॉमन नेम है इसकी। बेटा ये जो मीथेनॉल है ना, मीथेनॉल, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अच्छा, और इसकी ये नोमेनक्लेचर आप लोग सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, इस वजह से यहाँ डिटेल से नहीं समझा रहा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स अल्कोहल में शुगर आ जाती है जिसे चीनी कहते हैं। आपको पता है शुगर के अंदर 8 OH होते हैं, 8 OH, बाकी सारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स अल्कोहल कहलाता है। उसके अलावा बेटा कोलेस्टेरोल है, जितने भी कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है ना, हम लोग कहते हैं भाई ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो नुकसान देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इस तरीके से बेटा ग्लूकोज भी शुगर ही होती है। ग्लूकोज के अंदर ना 5 OH होते हैं, जिस चीज के अंदर भी OH होगा वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल है, ये दोनों मैंने लिख दिए। अगर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल तो बात एक ही है। बेटा मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्री के अंदर प्रिपरेशन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, राइट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो बेटा इंडस्ट्री के अंदर या कमर्शियली इथेनॉल, इथेनॉल शराब को बोला जाता है, ये ना 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। एक है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के जरिए, और दूसरा है इथीन की हाइड्रेशन के जरिए। तो बच्चों पहले फर्मेंटेशन के जरिए। अच्छा, फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर ना यीस्ट, खमीर, आप लोग जानते होंगे दुकानों से मिल जाता है यीस्ट, जो होता है ना बेकिंग वगैरह करने के लिए, वो नहीं होते केक वगैरह बनाने के लिए, रोटी के अंदर भी डालते हैं यीस्ट, खमीर जो होता है। यीस्ट असल में खास किस्म के बैक्टीरिया का नाम है, बाद लोग इसे बैक्टीरिया में कंसिडर करते हैं, बाद लोग इसे फंगस में कंसिडर करते हैं। ये नुकसान नहीं देती, ये खास किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जैसे जाइमेज वगैरह, इन्वर्टेज, ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों बात ये है कि अगर आप ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज तो देखा है ना, ओ भाई आप लोग ग्लूकोज का वो नहीं होता ग्लैक्सोस डी का एक डब्बा सा लेते हैं, ग्लूकोज के अंदर अगर आप यीस्ट मिला दें और उसको रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई दिनों के लिए रख देंगे ना, फॉर सेवरल डेज, लंबे अरसे तक, तो क्या होगा कि जो यीस्ट डाला है ना, यीस्ट वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वो एंजाइम ग्लूकोज को 2 चीजों में कन्वर्ट कर देंगे। वो 2 चीजें कौन कौन सी होंगी, एक इथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन सी चीज, यीस्ट ऐड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको कौन से टेम्परेचर पर, 25 सेल्सियस से 30 सेल्सियस पर फॉर सेवरल डेज रख देते हैं। तो कौन सी चीज बनती है बेटा, एक तो बनता है इथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हल्की हल्की बबलिंग की शक्ल में निकल रही होती है। तो ये वाला प्रोसेस क्या करता है, फर्मेंटेशन, खमीर बनना। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। बच्चों आगे क्या लिखूंगा जरा देखें, लिखूंगा एंजाइम्स इन यीस्ट, एंजाइम्स बाय यीस्ट लिखते हैं। कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी, एक तो C2H5OH इथेनॉल प्लस CO2। तो भाई बैलेंस करना है ना, कितने हैं, 6 यहां पर कार्बन है, अगर यहां 3 लगा देते हैं 6 हो जाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बचेगी। तो क्या करते हैं, 2 यहां लगा देते हैं, ये कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन ना। अच्छा अब 2 यहां लगा देते हैं तो 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए जरा देखें, 10, ये जरा देखें, ये 5 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना 10 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन 1 है, ये 2 इसके 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएंगे, 2 और ये 10 12। तो हाइड्रोजन इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। ऑक्सीजन देखें 2 ये हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, ये 2 इसके साथ ना मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ तो 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ जरा देखें ना, नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 2 6, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है। बच्चों इस प्रोसेस में जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ना, वो जस्ट 10 से 15%, 10 to 15% इथेनॉल होता है। इसके अलावा उसमें यीस्ट होगा, एंजाइम्स होंगे, पानी वगैरह होगा, दूसरे
अल्कोहल शायद मिथेनॉल वगैरह भी थोड़े बहुत हों। उसकी वजह ये होती है कि इथेनॉल की कंसंट्रेशन जैसे 15% से ज्यादा होना शुरू होती है ना, तो यीस्ट यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो किल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया किल होंगे, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर मजीद ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है। कितने परसेंट क्या लिखेंगे? यीस्ट किल्ड बियॉन्ड दिस कंसंट्रेशन। अब बच्चों इस 10 से 15% जो इथेनॉल है ना, इसकी मजीद कंसंट्रेशन यानी इसके अंदर तो बाकी चीजें भी है ना, तो अल्कोहल इससे कैसे अलग करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है बेटा? सेपरेशन होती है मुख्तलिफ चीजों की। मुख्तलिफ चीजों का अगर मिक्सचर आपको दे दिया जाए ना, तो उन चीजों को अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने को कहते हैं सेपरेशन। तो बेटा किस बेस पर सेपरेशन कर रहे हैं? अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए ना, अगर आप उनको सेपरेट कर रहे हैं ना, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई अगर चीजों को बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो ना, तो उनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि ये हमारे पास ना, अब हम लोगों ने एक फ्लास्क ले ली, इसके अंदर ना अब 3 चीजों का मिक्सचर है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है H2O पानी है, एक है मीथानॉल CH3OH, एक है इथेनॉल C2H5OH। सही है। अब बच्चों इन 3 चीजों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है कितना होता है, 100 सेल्सियस। इथेनॉल का मुझे सही अंदाजा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक इसका तकरीबन 60 के करीब होगा, 60 सेल्सियस। और मीथेनॉल का तकरीबन 40 सेल्सियस होगा। तीनों को देखें ना, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। आप जरा देखें, अगर मैं इसके ऊपर एक यहाँ पर ये असेंबली सी आती है, एक चीज सी आती है, उसके ऊपर ना ये पाइप लगा होता है, इस तरीके से ये पाइप लगा होता है, ये पाइप। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक और पाइप होता है। अब इस पाइप में एक साइड से पानी दाखिल हो रहा होता है, आम नॉर्मल पानी, कोई साफ पानी की जरूरत नहीं है, और दूसरी साइड से पानी बाहर जा रहा होता है। इधर एक रबड़ का पाइप लगा होगा ना, उस पाइप से पानी आ रहा होगा, और इधर से भी रबड़ का पाइप लगा होगा, पानी बाहर जा रहा होता है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, हम हीट कर लेते हैं कितना, 45 सेल्सियस पर। बताएं क्या ये सारे बॉयल करके गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ जिसका टेम्परेचर 40 सेल्सियस है ना, वो बॉयल करना शुरू कर देगा। मीथेनॉल बॉयल करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ ये जो पानी है ना, ये इस पाइप के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है, इस पाइप के बाहर है। क्यों है, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ जो चीज आएगी ना, उसको जो ठंडा करेगा, ये कहलाता है कंडेंसर। तो यहाँ पर गैस कंडेंस हो जाएगी, यानी दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड कौन सा बनेगा? CH3OH। तो CH3OH यहाँ से बाहर आता जाएगा, यहाँ से पानी की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में। अब बच्चों जब आप देखेंगे यहाँ से लिक्विड आना बंद हो गया, क्या मतलब मीथेनॉल जितना भी था वो यहाँ से निकल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे? 60 सेल्सियस या 65 कर दें, 65 सेल्सियस कर देंगे। अब क्या होगा? अब पीछे 2 चीजें रह गई थी, इथेनॉल और वाटर, तो क्या दोनों चीजें आना शुरू हो जाएंगी? नहीं, सिर्फ इथेनॉल गैस में कन्वर्ट होगा, यहाँ आएगा, यहाँ कूल करेगा, कूल करने के बाद दोबारा लिक्विड में यानी कंडेंस होगा। अब ये वाला कंटेनर आपने हटा दिया था ना, इस कंटेनर के अंदर तो इथेनॉल था, नया कंटेनर जो नया बीकर रखेंगे उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब जब यहाँ से इथेनॉल का आना खत्म हो जाएगा, तो आप समझ लें कि इसके अंदर से इथेनॉल भी अलग हो गया। पीछे कौन सी चीज बच गई? वाटर। तो अब उसको हीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाटर आपने अलग कर लिया, अलग हो गया। तो जरा देखें, हमने सेपरेशन की है, लेकिन किस बेस पर की है, किस चीज को इस्तेमाल किया है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो बेटा ये वाली जो सेपरेशन है, ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ना इथेनॉल को यहां से प्यूरिफाई किया जाता है। इथेनॉल इज प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं ना, तो पता है कितने परसेंट इथेनॉल हासिल होता है? 96% इथेनॉल हासिल होता है। अच्छा, ये जो 96% इथेनॉल होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। 96% इथेनॉल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। या इसका अगर फार्मूला आ जाए रेक्टिफाइड स्पिरिट का, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? 96% इथेनॉल, बाकी 4% इसमें वाटर होता है। अब बच्चों अगर इसको 100% करना हो ना, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको अलग नहीं कर सकते, यानी जो 4% वाटर होता है ना, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए फिर क्या काम करना पड़ता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें डालना पड़ता है।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लोगों ने पढ़े हैं इससे पिछले चैप्टर में। H2SO4 है, उसके अलावा एल्यूमिना Al2O3 है, फास्फोरस पेंटाक्साइड भी है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कन्वर्टेड इनटू 100% इथेनॉल। ये जो 100% इथेनॉल होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, या इसको बोलते हैं एनहाइड्रस इथेनॉल। अच्छा, एब्सोल्यूट इथेनॉल नहीं कहते इसको, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, ये बात याद रखनी। और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या मतलब है? जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता, एनहाइड्रस इथेनॉल भी इसे कहते हैं। अगर ये पूछ ले जाए कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन सा होता है तो आप लोगों ने कहना है 100% इथेनॉल, या एनहाइड्रस इथेनॉल कौन सा होता है जो 100% इथेनॉल होता है। अब ये कैसे बनाते हैं? ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है 96% इथेनॉल, इसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेटिंग एजेंट की यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी है? H2SO4। अच्छा बच्चों, अब ये जो मेथड है ना अल्कोहल की प्रिपरेशन का, यानी ये जो फर्मेंटेशन है, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस लिख देते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये ग्लूकोज से बनाया जाता है। अब जरा देखें, ग्लूकोज जो है वो पौधों से हासिल होता है और पौधे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं साथ साथ नए बन भी रहे होते हैं। जैसे बेटा ग्लूकोज है ना, ये पौधों यानी शुगर कैन से बन रहा होता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जितने भी पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो बेटा जैसे जैसे पौधों को काटा जा रहा होता है, शुगर कैन को यानी गन्ने वगैरह को काट कर उनसे ग्लूकोज हासिल किया जा रहा होता है, तो साथ साथ नई गन्ने की फसल भी पैदा हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स यानी कौन से रिन्यूएबल सोर्स हैं? प्लांट्स, खत्म नहीं होगा। दूसरा बेटा, इसमें ना जरा देखें कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब? आपने कोई हीट तो करना ही नहीं है, इतना तो टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। तो लेस एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, लेस एनर्जी कंज्यूम होती है। अच्छा, अब इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या मतलब? डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेज कौन से हैं? हमने क्या पढ़ा है? फॉर सेवरल डेज इसको रखना पड़ता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो रिएक्शन है। उसके अलावा बेटा इसमें और कौन सा ड्रॉबैक है भाई? और ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ना बैच प्रोसेस है। प्रोसेस दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिएक्टेंट डालते जाएं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, बस आप और रिएक्टेंट डालते जाएंगे, आगे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, ये कहलाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक प्रोसेस होता है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट डाल दिए, उसको फिर रख दिया, अब जब तक वो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, अब दोबारा और रिएक्टेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को निकालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे। ये कहलाता है बैच प्रोसेस, और ये स्लो प्रोसेस होता है। तो ये बैच प्रोसेस है, ये बैच प्रोसेस है, यानी रिएक्टेंट आप कंटिन्यूसली ऐड नहीं कर सकते। पहले वाला प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद दोबारा नए सिरे से आप शुरू करें। और बेटा अगली बात यह है कि इसमें ना प्योर इथेनॉल हासिल नहीं करते आप शुरू में, इम्प्योर अल्कोहल हासिल होता है इससे, इम्प्योर इथेनॉल। हाँ, वो अलग बात है कि फिर हम उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। तो जनाब ये थी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। बेटा इसके बाद हम लोगों ने इथेनॉल की सेकंड प्रिपरेशन पढ़नी है, और वो है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का सेकंड नेम क्या है? इथाइलिन। बच्चों हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ वाटर। इथीन, इथीन का फार्मूला तो आता है ना भाई, इथीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा इथीन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, स्टीम का फार्मूला क्या होता है? H2O, लेकिन साथ यहां पर गैस लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये वाटर गैस है, वाटर गैस नहीं, वाटर गैस ये नहीं है। वाटर गैस का फार्मूला अलग होता है। वाटर गैस मिक्सचर होता है हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। इन दो गैसेस का जो मिक्सचर होता है ना बेटा, ये वाला फार्मूला होता है वाटर गैस का। ये वाला वाटर गैस नहीं, ये स्टीम है। और आपको पता है इथीन भी गैस की शक्ल में होता है। बेटा
स्टीम रिएक्ट करती है इथीन के साथ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, एक तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट आप कौन सा लिखेंगे? H3PO4। और इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 300 सेल्सियस, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 6 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब बच्चों ये रिएक्शन किस तरीके से होता है पहले भी हम लोग ये समझ चुके हैं बेटा। ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? एक सिग्मा एक पाई। पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो यहां से ये एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री होगा। पानी के अंदर ना दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? HOH, एक H होता है, एक OH होता है। देखें क्या बन गया? H2, दो H है ना, और O, H2O बन गया। तो बच्चों आप जरा देखें, इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी ना, CH2 CH2। अब जरा देखिए, ये कार्बन इस वक्त कितने बॉन्ड बना रहा है? दो हाइड्रोजन के साथ और एक ये तीन। क्या मतलब? एक बॉन्ड इसने बनाना है। तो ये पता है अपना बॉन्ड किसके साथ बना देगा? H के साथ या OH के साथ। हम सपोज करते हैं कि इसने H के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। अच्छा, अब ये वाला कार्बन देखें, ये कार्बन भी इस वक्त तीन बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ और एक ये तीन। तो इसने भी एक बॉन्ड और बनाना है, तो ये अपना चौथा बॉन्ड OH के साथ बना लेगा, OH के साथ। अब बच्चों हम लोग ये H ना अलग से नहीं लिखेंगे, पहले दो H लगे हुए हैं, एक और H हो जाएगा, कितने H हो जाएंगे? तीन। तो ये H अलग लिखने की बजाय इसके साथ ही यहां पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। OH आप नीचे लिखें या आगे लिख दें, मैं जरा देखें यहां से मिटाकर, आप जरा देखें मैंने आगे लिख दिया। तो ये कौन सी चीज बन गई है? इथानोल। इथानोल बन गया बेटा। इस मेथड में ना, इस मेथड में जस्ट 4% इथीन किस में कन्वर्ट होती है? इथानोल में। 4% इथीन। इनटू इथानोल। इथानोल भी गैस की शक्ल में शुरू में बनता है, लेकिन बाद में इसको ठंडा करके कंडेंस कर लेते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इथीन बची होती है ना, वो तो गैस की शक्ल में होती है, उसको फिर रिसाइकल किया जाता है, दोबारा फिर उसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और बार बार ये काम करवाया जाता है। अल्कोहल जो होगा, इथानोल इज कंडेंस्ड यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इथीन जो होती है ना, इथीन इज रिसाइकल्ड। बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो पता है उससे फिर कितना इथेनॉल हासिल होता है? 96% इथेनॉल। इससे कितना? 96% इज ऑब्टेन। 96% इथेनॉल इससे हासिल होता है। अच्छा, अब बच्चों 96% इथेनॉल को क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको अगर आपने मजीद आगे प्यूरिफाई करना है, इसमें थोड़ा सा पानी आता है, वो पानी कहां से आ जाता है? स्टीम से। उस पानी को अलग करना होता है, बीच में सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दें तो अलग हो जाएगा। बच्चों ये वाला जो मेथड है ना, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। क्या है इसके एडवांटेजेस? एक तो बेटा ये इफिशिएंट है, यानी बड़ी तेजी से होता है, फास्ट होता है, फास्ट, इफिशिएंट। इफिशिएंट है ना, तेज है, क्यों? कंटिन्यूस प्रोसेस है, बैच प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या मतलब है? लगातार आप रिएक्टेंट इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी स्टीम का इथीन के साथ रिएक्शन करवाते जाएं, इथेनॉल बनता जाएगा, वहां से इथेनॉल हटाते जाएं और साथ साथ रिएक्टेंट डालते जाएं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब बच्चों इसका एक और फायदा भी है कि इससे जो है ना, वो प्योर इथेनॉल हासिल होता है। इथेनॉल के अंदर बाकी चीजें नहीं, थोड़ा बहुत पानी होता है, और वो पानी आसानी से अलग किया जा सकता है। बाकी चीजें यानी इसमें ग्लूकोज या यीस्ट या एंजाइम वगैरह नहीं होते। तो क्या होता है? प्योर इथेनॉल is obtained by this process। अच्छा, अब बच्चों इसके डिसएडवांटेज हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं बेटा? इसमें ना इथीन इस्तेमाल होता है, और इथीन जमीन से निकलता है पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम से हासिल होता है। अब बच्चों पेट्रोलियम जो है ना, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्या मतलब? लगातार साथ साथ बन नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि हम निकालते जा रहे हैं और लगातार और बनता जा रहा है, नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो कौन सा है? इथीन इसमें रॉ मटेरियल है, इथीन रॉ मटेरियल है इसमें। किससे हासिल होती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और आपको पता है पेट्रोलियम कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स।
नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या मतलब है? जो दोबारा साथ साथ बन नहीं रहा, बस इस्तेमाल होता जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। अब बेटा जो चीज इस्तेमाल होने के साथ साथ लगातार बन भी रही हो ना, तो वो खत्म नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। आप देखें ना, इससे पहले हम लोगों ने इथेनॉल की जो प्रिपरेशन की है ना, वो ग्लूकोज से की है, और ग्लूकोज प्लांट से हासिल होता है। अब प्लांट से आप ग्लूकोज हासिल करते जा रहे हैं, तो प्लांट और पैदा भी होते जा रहे हैं, नए प्लांट पैदा होंगे, वो और ग्लूकोज बनाते जाएंगे, ग्लूकोज खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा बेटा जरा देखें, इससे पहले वाला जो मेथड था ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज वाला, उसमें रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करते। इसमें कितना टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं? 300 सेल्सियस। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो क्या मतलब है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। भाई हीट करना है ना, हाई टेम्परेचर कैसे देंगे? हीट करेंगे ना। आप हीट करने के लिए या तो आप सुई गैस का इस्तेमाल करेंगे, सुई गैस जलाएंगे तो वहां पर भी एनर्जी यानी सुई गैस इस्तेमाल हो रही है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिकली आप इसको हीट करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी के हीटर भी होते हैं ना, तो वहां पर भी बिजली यानी एनर्जी इस्तेमाल होगी बहुत ज्यादा। तो बच्चों, ये इसके दो डिसएडवांटेज यानी ड्रॉबैक्स हैं, और ये इसके तीन क्या हैं? एडवांटेजेस हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद ना कंपैरिजन गिवन है, कंपेयर किया गया है। कौन सी दो चीजों को कंपेयर किया गया है? प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन, और प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज को। तो यही बातें लिखनी है भाई। जरा देखें, आप दरमियान में लाइन बना देंगे, एक तरफ को हाइड्रेशन ऑफ इथीन और दूसरी तरफ को फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज लिख देंगे। आप लोग हाइड्रेशन ऑफ इथीन के नीचे क्या लिखेंगे? ये फास्ट है, उसमें क्या लिखेंगे? वो स्लो है। और क्या लिखेंगे? ये इफिशिएंट है यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वो लेस इफिशिएंट है क्योंकि वो बैच प्रोसेस है। और इसमें प्योर इथेनॉल हासिल होता है, उसमें प्योर इथेनॉल हासिल नहीं होता। उसके अलावा इसमें इथीन इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल, जो कि पेट्रोलियम से हासिल होता है, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसमें क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल कौन सा है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज प्लांट से हासिल होता है, और प्लांट क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। उसके अलावा बेटा इस प्रोसेस में, हाइड्रेशन ऑफ इथीन में, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है। और बच्चों, जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का मेथड है, वो रूम टेम्परेचर पर होता है। क्या मतलब? कोई ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स। बेटा कंबस्शन क्या होता है? भाई बर्निंग, जलने का प्रोसेस। बेटा वो चीजें जिनमें कार्बन होती है ना, और जिनमें हाइड्रोजन होती है, जिन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना, वो जलती हैं। किस तरीके से जलती हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, हवा में जो ऑक्सीजन होती है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है, और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटा अल्कोहल में भी हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती हैं, तो लिहाजा अल्कोहल भी जलते हैं, हाईली फ्लेमेबल है, बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों? फ्लेमेबल। अब ये क्यों फ्लेमेबल हैं, क्यों ये जलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप जरा देखें ना, इनका जो फार्मूला है CH3OH, ये वाला है इनका हाइड्रोकार्बन है। इस तरीके से जरा देखें, CH3CH2OH, ये वाला है हाइड्रोकार्बन है। ये देखें CH3CH2CH2CH2 आगे OH है, तो ये वाला ऐसा क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। तो अब इनमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ये कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से जलते हैं। अब बच्चों, जब ये जलते हैं तो ये क्या करते हैं? ड्यूरिंग बर्निंग रिएक्ट विद, किस चीज के साथ? ऑक्सीजन इन एयर, जो हवा में ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। और इस दौरान बनती कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसमें कार्बन है ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। और बर्निंग का प्रोसेस जब भी होता है, उसमें कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है? हीट। अब बच्चों, इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक अल्कोहल है मीथानोल CH3OH, ये मीथानोल है, ये मिथाइल अल्कोहल है। ये जब जलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। बच्चों, इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है, एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और एक 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कोई ऐसा नंबर लगाना है ना जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 हो जाए,
तो ये कितने हो जाएंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ नीचे 1 लिखा हुआ है ना, जिस कंपाउंड के शुरू में भी जो नंबर लिखा जाता है ना, तो वो नंबर उस कंपाउंड के हर एटम के साथ जहाँ नीचे जो नंबर लिखे होते हैं ना उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जरा देखिए ऑक्सीजन के साथ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मतलब यहाँ ऑक्सीजन 2 है और 2 ये हैं, कितने हो गए 4, 4 हैं, तो 2 ये हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, लेकिन ये भी एक है 5। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जरा देखें, तो हमें यहाँ पर शुरू में 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाएंगे तो ये कार्बन के 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पर कार्बन 1 है तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये 6 है, 8 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ ना, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 लिखा हुआ, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितने हो जाएंगे 4, 4 और 4 8, 2 ये हो गए, ये 6 होने चाहिए, यानी यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से जरा देखें, एक और एग्जांपल है CH3CH2OH इथेनॉल की, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा CO2, और क्या बना देगा H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ कार्बन 1 और ये 1 2 है, यहाँ कार्बन 1 है तो 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 3, 2 5 और 1 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब जरा देखें ऑक्सीजन गिनते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, ये है ना, ये ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 लगा हुआ है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन है, ये अगर 6 हो जाए तो 7 पूरे हो जाएंगे, 1 और 6 7, तो 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब बच्चों चूंकि अल्कोहल जलता है और जलने के दौरान हीट पैदा होती है, तो लिहाजा अल्कोहल को हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा फ्यूल क्या करता है भाई, गाड़ियों के इंजन में जलता है, उससे हीट पैदा होती है, हीट से इंजन चलता है और फिर गाड़ी चलती है। तो जरा देखें जनाब, इसकी ये जो जलने की प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी मेक इट पॉसिबल टू बी यूज्ड एज फ्यूल। और बेटा वो कंट्रीज जिनमें ऑयल इंडस्ट्रीज नहीं है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज नहीं है, यानी जिनकी जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता और बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, महंगा पड़ता है, या बाज ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनमें बाहर से पेट्रोल मंगवाने पर पाबंदी है, जैसे वेनेजुएला या वेनेजुएला जो भी आप बोलते हैं, अमेरिका के बिल्कुल साथ पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क था, तो उसकी अमेरिका के साथ बंदी नहीं थी, उस पर आलमी पाबंदियां लग गई, और आलमी पाबंदियां लगने की वजह से वो कहीं से पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं मंगवा सकता था। अब वेनेजुएला के अपने अंदर भी पेट्रोल पैदा नहीं होता, तो उसने फिर क्या किया कि गन्ना वहां पर बहुत ज्यादा उगता था, शुगर कैन, उससे उसने अल्कोहल बनाया और सारी की सारी गाड़ियां अल्कोहल पर शिफ्ट कर दी। पेट्रोल से नहीं चलती उनकी गाड़ियां, अल्कोहल से चलती थी। वहां पर पेट्रोल के पंप नहीं होते थे, वहां पर अल्कोहल के पंप होते थे। गाड़ियां भी शराब पीती थी उनकी। कंट्रीज दैट डोंट हैव ऑयल इंडस्ट्रीज uses alcohol as fuel। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ अल्कोहल एज फ्यूल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अल्कोहल को आग लग सकती है, और जब इसको आग लगती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग फ्यूल के तौर पर, यानी पेट्रोल या डीजल या सुई गैस की जगह पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ियों के इंजन में। बच्चों पहले है मिथेनॉल का यूज एज अ फ्यूल, और फिर है इथेनॉल का यूज एज फ्यूल। मिथेनॉल का फार्मूला तो आपको आता है ना, CH3OH मिथेनॉल, और इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH या CH3CH2OH। ये जरा देखें ना, ये इथेनॉल है, CH3CH2OH, ये क्या बन जाएगा C2H5, 3 और 2 5 हो जाएंगे ना, C2H5 आगे OH, और ये मिथेनॉल है। बच्चों मिथेनॉल ना कई कंट्री के अंदर बड़े लंबे अरसे तक कार में एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, हैज बीन यूज्ड, इस्तेमाल होता रहा है एज कार फ्यूल बड़े लंबे अरसे तक। अब इसका बेटा डिसएडवांटेज क्या है, बेटा इसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है ना वो बहुत थोड़ा है, यानी ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसके मुकाबले में, गैसोलीन, गैसोलीन क्या मतलब पेट्रोल के मुकाबले में, या डीजल या फिर इथेनॉल के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये एनर्जी यानी हीट थोड़ी पैदा करेगा तो गाड़ी ज्यादा फासला तय नहीं करेगी। अब पेट्रोल पर जो गाड़ी अगर 16 किलोमीटर का फासला तय करती है ना, 1 लीटर पेट्रोल पर कोई गाड़ी 16 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो इससे 7-8 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है लो एनर्जी कंटेंट एज कंपेयर्ड
एज कंपेयर टू कौन सी चीज, गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब याद रखना है पेट्रोल, डीजल, और इथानॉल। इसका मतलब ये हुआ, सो इट गिव्स लेस ड्राइविंग रेंज इन व्हीकल्स। गाड़ियों में ड्राइविंग रेंज कम हो जाती है। ड्राइविंग रेंज क्या मतलब है, माइल्स पर लीटर, यानी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल पर या 1 लीटर डीजल पर या 1 लीटर इथेनॉल या 1 लीटर मीथेनॉल पर कितना डिस्टेंस कवर करती है। अच्छा बच्चों, मीथेनॉल के मुकाबले में ना इथेनॉल ज्यादा बेटर फ्यूल है। वजह क्या है, इसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। गैसोलीन के मुकाबले में भी इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा अच्छा होता है। ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन वैल्यू असल में एक न्यूमेरिक नंबर होता है जो फ्यूल की क्वालिटी बताता है। जितना ऑक्टेन नंबर हाई होता है ना, उतना अच्छा फ्यूल होता है। बेटा अच्छे फ्यूल की क्या खूबी होती है, पहली खूबी ये होती है कि वो ज्यादा ड्राइविंग रेंज देता है, यानी 1 लीटर फ्यूल पर गाड़ी ज्यादा किलोमीटर का फासला तय करती है। दूसरा, ये लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, यानी गाड़ी ज्यादा शोर भी नहीं करती। अगर अच्छे वाला फ्यूल, किसी भी फ्यूल यानी पेट्रोल वगैरह जो होता है ना, उसके ऑक्टेन नंबर से उसकी अच्छाई को जाना जाता है कि वो कितना अच्छा है। पहले जो पेट्रोल होता था उसका ऑक्टेन नंबर 80 होता था, फिर उसके बाद 92 वाला आ गया, वो ज्यादा अच्छा था। तो यही इसका एडवांटेज है। तो क्या लिखेंगे, इथेनॉल हैज हायर octane value than gasoline। ये इसका पेट्रोल के ऊपर एडवांटेज है। इथेनॉल के अंदर एनर्जी कितनी होती है, पेट्रोल यानी गैसोलीन के मुकाबले में ना 2/3 कम होती है पेट्रोल के मुकाबले में। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल पर कोई गाड़ी 15 किलोमीटर का फासला तय करती है ना, तो 2/3, 15 का 2/3 क्या बनेगा, यानी 15 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। तो इथेनॉल के 1 लीटर पर वो गाड़ी 10 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो जरा देखें, इथेनॉल हैज 2/3, इसको 2/3 एनर्जी देन किसके मुकाबले में, गैसोलीन के मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले। तीसरा है बेटा, यूज ऑफ गैसोहोल एज फ्यूल। गैसोहोल जरा देखे ना, दो वर्ड है, एक वर्ड है गैसोलीन यानी पेट्रोल, और दूसरा है अल्कोहल। तो बच्चों, ये जो गैसो है ना, गैसो यहां से आया गैसो, और वो होल यहां से आया, गैसो होल बन गया। अब इससे पता चल रहा है कि गैसो होल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कस करने को कंबाइन करना कहते हैं ना। तो एक गैसोलीन यानी पेट्रोल और अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल अगर पेट्रोल के अंदर मिक्स कर दें तो गैसो होल बन जाता है। पेट्रोल तो बहुत सारे ना, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपोनॉल, ब्यूटानॉल, शुगर भी है, और भी बहुत सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल भी अल्कोहल है। तो बच्चों, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल कितना, 10 से 20% इथेनॉल होता है, और बाकी उसमें कौन सी चीज होती है, गैसोलीन होती है। तो बच्चों, गैसोलीन ब्लेंडेड विद 10 to 20% इथेनॉल इज कॉल्ड गैसोहोल। ब्लेंडेड क्या मतलब, मिक्स्ड, किस चीज के साथ मिक्स इसको किया होता है, विद 10 to 20% इथेनॉल इज कॉल्ड गैसोहोल। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द गैसोहोल। अब बच्चों, गैसोहोल का यूज क्या है, गैसोहोल कहां पर इस्तेमाल होता है, भाई गैसोलीन, पेट्रोल कहां इस्तेमाल होता है, एज अ फ्यूल, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर। इथेनॉल भी हम लोगों ने देखा एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है गाड़ियों वगैरह के अंदर, इंजन। तो बच्चों, बात यह है कि जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तभी क्या बनेगा, फ्यूल बनेगा, यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी कंट्रीज। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है ब्राजील की, ब्राजील में भी ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है। बच्चों, पहला फायदा तो ये है कि अगर इथेनॉल गैसोलीन के अंदर डाल दी जाए ना, तो गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, इंक्रीजेस द ऑक्टेन नंबर वैल्यू, या सिर्फ वैल्यू लिख दें, ऑफ फ्यूल। इथेनॉल को अगर गैसोलीन में डाल देंगे ना, तो इथेनॉल की वजह से गैसोलीन की क्वालिटी बढ़ जाती है। और बच्चों, सिर्फ जो पेट्रोल होता है ना, अगर सिर्फ पेट्रोल चलाते हैं, गैसोलीन चलाते हैं गाड़ियों के अंदर, तो उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, बहुत ज्यादा पैदा होती है। उसके अलावा बेटा, स्मोक काजिंग एमिशंस, वो गैसेस जो स्मोक, पता है ना,
सर्दियों में एक ऐसी धुंध प्रोड्यूस होती है जिसे स्मोक कहते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देती है, सांस के मसाइल पैदा होते हैं, खारिश वगैरह जल्द के मसाइल पैदा होते हैं। तो स्मोक काजिंग इमिशंस क्या मतलब, स्मोक काज करने वाली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जब गैसोलीन को या डीजल वगैरह को गाड़ियों में जलाया जाता है। लेकिन बेटा अगर उसके अंदर 10 to 20% इथेनॉल डाल दिया जाए, यानी खालिस गैसोलीन पेट्रोल की बजाय गैस होल का इस्तेमाल किया जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो रिलीज है वो भी कम हो जाता है और इसकी वजह से स्मोक काजिंग इमिशंस भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक काजिंग इमिशंस। स्मोक काजिंग इमिशंस, इमिशंस का मतलब यहां पर गैसेस जो इमिट होती हैं गाड़ियों के धुएं के साथ। अब बच्चों, अल्कोहल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना बेहतर है या फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल या CNG या कोयला वगैरह का इस्तेमाल बेहतर है? तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है एडवांटेज ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल। एक एडवांटेज तो इसका ये हो गया, रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक काजिंग इमिशन। बेटा फॉसिल फ्यूल का एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ये फॉसिल फ्यूल का बड़ा ड्रॉबैक है। मेजर ड्रॉबैक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं भाई? पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, जिसे गैसोलीन भी कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल में आते हैं। इसके अलावा सुई गैस, नेचुरल गैस, जिसे CNG के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी फॉसिल फ्यूल है। कोयला भी फॉसिल फ्यूल है। तो बेटा इनका मेजर ड्रॉबैक जो है ना, सबसे बड़ा इनका नुकसान ये होता है, ये माहौल को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं? बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है जो जहरीली गैस है। एनवायरमेंट के अंदर अगर जहरीली गैस आ जाएगी तो हमें तो बड़ा मजा आएगा ना भाई? नहीं, हमें नहीं, हर चीज को नुकसान पहुंचेगा। उसके अलावा बेटा इनमें नाइट्रोजन होती है, उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सल्फर होती है, सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, स्मोक का सबब बनते हैं। लेकिन बेटा अगर अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे तो अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल reduces the production of किस चीज की प्रोडक्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर स्मोक काजिंग इमिशन। बेटा अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है। उसने रिसेंटली एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च में ये बात पता चली है कि कॉर्न बेस्ड इथेनॉल, कॉर्न बेस्ड क्या मतलब? मकई से जो इथेनॉल बनाया जाता है ना, उसको अगर एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ग्रीन हाउस पैदा करने वाली जो गैसेस है ना, उनकी जो प्रोडक्शन है वो 40 से 50% कम हो जाती है। आपको पता है ना, ग्रीन हाउस की वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही है ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर पेट्रोल की जगह पर कॉर्न बेस्ड इथेनॉल या पेट्रोल के साथ मिलाकर कॉर्न बेस्ड इथेनॉल इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 40 से 50% ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और बेटा इसका एक और एडवांटेज है कि इथेनॉल एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इथेनॉल हम लोग ग्लूकोज से बनाते हैं और ग्लूकोज प्लांट से हासिल हो रहा होता है और प्लांट आपको पता है इस्तेमाल भी हो रहे हैं और साथ साथ नए बन भी रहे हैं। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस या कोल जो है, ये तो नए नहीं बन रहे, सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगे, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
ये तो सारे के सारे हो गए एडवांटेज ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल। अब बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल एज अ फ्यूल क्या है? बेटा एक ही डिसएडवांटेज आपकी बुक में लिखा हुआ है और वो ये है कि इंजन के अंदर अगर आप लोग गैसोलीन यानी पेट्रोल की जगह पर अल्कोहल को एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना, तो अल्कोहल क्या काम करेगा, इंजन के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स होंगे, इंजन के अंदर बहुत सारा जो मटेरियल होगा, उसको ये क्रोड कर सकता है। क्या मतलब? उसको जंग लगा सकता है। अब क्यों जंग लगा सकता है? वजह अल्कोहल की एक खूबी है। कौन सी खूबी? अल्कोहल हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या मतलब है? ये हवा के अंदर से ना मॉइस्चर, नमी को, पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों जब इसके अंदर पानी होगा, ये इंजन में जाएगा, आपको पता है पानी की मौजूदगी में मेटल यानी लोहे वगैरह को जंग लग जाता है, वो क्रोड हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट कैन क्रोड डिफरेंट पार्ट्स और कौन सी चीज? मटेरियल्स ऑफ इंजन। और बच्चों क्यों क्रोड कर सकता है? इसका सबब क्या है, रीजन क्या है? बच्चों इसका रीजन ये है ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का क्या मतलब है? दैट इज इट अब्जॉर्ब्स वाटर। वाटर कौन सी शक्ल में होता है? मॉइस्चर की शक्ल में, फ्रॉम एयर। तो बच्चों अब यहां से हाइग्रोस्कोपिक की डिफिनीशन भी आपको पता चल गई है। हाइग्रोस्कोपिक कौन सी चीज होती हैं? जो हवा में से मॉइस्चर को, पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये डिफिनीशन पूछी जा सकती है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोल ऑफ अल्कोहल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या फार्मा इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जहां पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, जहां पर अद्वियात दवाएं बनाई जाती हैं। बेटा दवाई बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, अद्वियात बनाने वाली जो फैक्ट्री होती हैं, उनमें अल्कोहल का क्या रोल है? अल्कोहल कहां कहां इस्तेमाल होता है? बेटा सबसे पहला रोल अल्कोहल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यह है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सी चीज होती हैं? जिनके अंदर किसी और चीज को हम लोग डिसोल्व कर सकते हैं, यानी जो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसोल्व कर लेते हैं। बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में डिसोल्व हो जाती हैं, तो वहां पर पानी सॉल्वेंट होता है। लेकिन मेडिसिन अक्सर प्लांट से निकाली जाती हैं, जड़ी बूटियों से, पौधों से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, निकाली जाती हैं उनके अंदर से। पौधों के अंदर से जो मेडिसिन निकाली जाती है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, वो पानी में डिसोल्व नहीं होते। तो वहां पर हम लोग पानी को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेटा जब पौधों के अंदर से मेडिसिन को निकालना हो तो फिर क्या करते हैं? अल्कोहल, दो खास किस्म के अल्कोहल हैं, एक है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला ये होता है CH3CH2OH, या आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। दो सी है ना, एक और एक दो, तो C2H, 3 और 2 5, C2H5OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। और बेटा एक और अल्कोहल है जिसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपनोल, या उसको 2 प्रोपनोल भी कहते हैं, प्रोपेन 2 भी कहते हैं। जरा देखें वो कौन सा होता है? CH3, ये CH, फिर CH3 और कार्बन नंबर 2 के साथ OH लगा होता है। कार्बन नंबर 2, ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ OH लगा होगा। आखिरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ नहीं होगा, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसे कहते हैं आइसोप्रोपनोल, या इसे कहते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 2 के साथ OH है ना, तो इसको कहते हैं प्रोपेन 2 ये सारे एक ही चीज के नाम है। बाज़ औकात ये 2 पहले लिख देते हैं, 2 प्रोपनोल भी लिखा हुआ आ जाता है। तो बेटा एक ये वाला अल्कोहल है और एक ये वाला अल्कोहल, ये दो अल्कोहल ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बेटा प्लांट के अंदर से अगर
हर्बल एक्सट्रैक्ट को निकालना हो, यानी किसी मेडिसिन को निकालना हो, तो क्या करेंगे? आप सपोज करें कि पौधों के पत्तों से मेडिसिन निकालनी है, तो फिर क्या काम करते हैं भाई? एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसके अंदर इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल डाल देते हैं और उसके अंदर जड़ी बूटी, जब जो दरख्त होता है उसके पत्ते डाल देते हैं। अब उस जड़ी बूटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ना, वो सारे के सारे उन पत्तों में से निकलकर इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि ये उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो एज अ मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं उनको अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। फिर इसमें से उन कंपाउंड को अलग अलग कर लिया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो उसके जरिए अलग अलग कर लिया जाता है। तो जरा देखें ये क्या करते हैं। ये यूज होते हैं दो अल्कोहल्स, स्पेशली कौन से बेटा? इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। कहां पर? इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बेटा इथेनॉल के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट, यानी जड़ी बूटियों के अंदर से कंपाउंड जो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होता है एज अ सॉल्वेंट। और दूसरा जो होम्योपैथी की लिक्विड पोटेंसीज होती है ना, यानी लिक्विड की शक्ल में जो मेडिसिन मिलती है, आप होम्योपैथी की मेडिसिन लेना तो अक्सर होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है ना वो ड्रॉप की शक्ल में होती है, लिक्विड की शक्ल में होती है, टैबलेट की शक्ल में भी होती है, लेकिन होम्योपैथी की जो लिक्विड वाली ड्रग्स होती है ना वो बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट। हर्बल जड़ी बूटियों को बोलते हैं। एंड होम्योपैथी लिक्विड पोटेंसीज। बेटा इसका सेकंड इस्तेमाल है फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? जरासीमों को खत्म करना, जरासीमों को मार डालना। अब बेटा जरासीम कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेटा ये जो अल्कोहल्स होते हैं ना, खासतौर पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जर्म्स को, यानी बैक्टीरिया, वायरस, उसके अलावा फंगस, फंजाई जिसे हम लोग बोलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की सलाहियत रखता है, उनको मारने की सलाहियत रखता है। तो बेटा इनकी इस खूबी की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। कहां पर? बेटा वो इक्विपमेंट, वो आलात, वो मशीनें, वो बर्तन जिनके अंदर दवाएं बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनको साफ करने के लिए, उनको जरासीमों से पाक करने के लिए उनको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एक दफा रिंस किया जाता है। क्या मतलब? उनकी पूरी सरफेस के ऊपर एक दफा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगा दिया जाता है। अब उनकी सरफेस पर जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगाएंगे तो उनकी सरफेस पर जितने भी जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को, उस बर्तन को स्टेरिलाइज कर दिया। इसके अलावा बेटा वो सरफेस जहां पर, यानी कोई बड़ी सी अगर सरफेस है ना जहां पर मेडिसिन बनाई जाती है, बेटा मेडिसिन आप थोड़ी मिकदार में तो नहीं बनाई जाती है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में बनाई जाती हैं। तो पहले उस चीजों को मिक्स किया जाता है, तो वहां पर एक सरफेस होगी, टाइल वगैरह लगी होंगी या किसी खास मेटल की शीट वगैरह लगी होगी, तो उसको जरासीमों से पाक करने के लिए, उसके अंदर से जर्म्स को किल करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके ऊपर एक दफा लगाया जाता है। या फिर पूरे का पूरा एरिया जो होता है, रूम वगैरह जो होते हैं जहां पर मेडिसिन बनाई जा रही होती है या जहां पर मेडिसिन स्टोर की जाती है, वहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से सफाई की जाती है ताकि जर्म्स वगैरह खत्म हो जाए। फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन क्या होती है? किसी जगह पर अगर जरासीम वगैरह फैल जाए तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन हो गई है, ये इन्फेक्टेड एरिया है। तो वहां पर डिसइंफेक्शन यानी उस इन्फेक्शन को, जरासीम वगैरह को खत्म करने के लिए ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? आलात को, मशीनें हो गई, बर्तन हो गए, उसके अलावा बेटा सरफेसेस एंड फार्मास्यूटिकल एरियाज। और बेटा इस मकसद के लिए कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल होता है? स्पेशली बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, इसकी खूबी क्या होती है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल कर देता है। और दूसरी इसकी खूबी क्या होती है कि ये उनकी ग्रोथ को भी रोक देता है, एग्जिबिट द ग्रोथ। एग्जिबिट का क्या मतलब होता है? रोक देना। इट किल्स आर एग्जिबिट एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या मतलब होता है? जरासीमों को मारना,
जरासीम को खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ। सेप्टिक जरासीम जर्म्स को बोलते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। कौन से जर्म्स? बैक्टीरिया वगैरह को। बेटा अल्कोहल के अंदर ना रैपिड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है। क्या मतलब है? ये बड़ी तेजी से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस वजह से ये जो ट्रॉपिकल फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होती है ना, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ट्रॉपिकल फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का मतलब होता है मेडिसिन। अब ट्रॉपिकल वैसे तो बोलते हैं जो गर्म इलाके होते हैं ना उसमें, लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है कि स्किन की जो डिजीज होती हैं उनके लिए स्किन की जो मेडिसिन होती है। स्किन की मेडिसिन कौन सी होती है? क्रीम्स हो गई, लोशन वगैरह हो गई। तो स्किन की बीमारियों के ना क्या लगाए जाते हैं? लोशन लगाए जाते हैं या क्रीम्स वगैरह लगाई जाती हैं। तो ये वो क्रीमें जो एंटीसेप्टिक यानी बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है ना, उन लोशन और क्रीम्स बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। रैपिड का क्या मतलब होता है? तेज। और इनकी इस खूबी की वजह से ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? आर यूज्ड इन ट्रॉपिकल फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। बेटा आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है अगेंस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया। वेजिटेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बड़ी तेजी से वो फैलते हैं। फॉर डिफ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बेटा फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, मेडिसिन के अंदर ना एक कंपाउंड ऐसा होता है, एक मेडिसिन होती है ना जैसे एक टैबलेट है, तो उसके अंदर एक कंपाउंड नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड होंगे। लेकिन सारे कंपाउंड बीमारी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। बीमारी को खत्म करने के लिए सिर्फ एक कंपाउंड होता है हर मेडिसिन के अंदर, और वो वाला कंपाउंड कहलाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो बच्चों जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उनको ये अपने अंदर डिसोल्व करके, यानी ये किसके तौर पर काम कर रहा है? वहां पर डिसोल्व कर रहा है ना, क्या मतलब? सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा है। डिसोल्व करके ये स्किन के अंदर उनको डिफ्यूज करवा देता है बड़ी आसानी से स्किन के अंदर। तो उससे क्या होता है? एक तो मेडिसिन अपने टारगेट पर आसानी से पहुंच जाती है। अब जरा देखें ना, यहां पर कोई मसला है इस हिस्से में। अगर हम लोग ओरली मेडिसिन लेंगे या इंजेक्शन के जरिए लेंगे तो वो पहले ब्लड में जाएगी। ओरली भी लेंगे ना तो वो पहले डाइजेस्ट होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर ब्लड में चली जाएगी। अगर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन के जरिए लेंगे, तब भी वो हमारे ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में जाएगा, तो मेडिसिन क्या होगी? वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी, हर सेल में जाएगी। अब जहां उसकी जरूरत है या नहीं है, हर सेल में जाएगी। लेकिन बच्चों अब अगर इस हिस्से में मसला है और इसके ऊपर अगर हम लोग यहां पर मेडिसिन लगा देते हैं और वो मेडिसिन अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो फिर क्या होगा? अल्कोहल तेजी से स्किन में डिफ्यूज करेगा, उसके साथ साथ वो मेडिसिन यानी वो जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी डिफ्यूज करेगा। मुझे पता है वो ज्यादातर कहां जाएगा? इसी हिस्से में। और आपको पता है प्रॉब्लम भी इसी हिस्से के अंदर था, भले नीचे अंदर मसल के अंदर प्रॉब्लम हो, तो वो यहां पर डिफ्यूज हो गए। पूरी बॉडी के अंदर सारी की सारी नहीं फैलेगी, पूरी बॉडी में जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा। ज्यादातर ऐसा कहां जाएगा? अपने टारगेट पर, यानी जहां उसकी जरूरत थी। तो हम लोग कहते हैं कि इससे मेडिसिन क्या होती है? इजिली एडमिनिस्टर और मोर इफेक्टिव हो जाती है। अब इससे क्या होगा? इट मेक इजियर टू एडमिनिस्टर एंड मोर इफेक्टिव। एडमिनिस्टर क्या मतलब होता है? मेडिसिन का बॉडी के अंदर दाखिल होना। लेकिन यहां पर इसका मतलब यह है कि मेडिसिन का बॉडी के अंदर कौन सी जगह पर दाखिल होना? जहां पर उसकी जरूरत थी, यानी जो उसका टारगेट था। मेकिंग डिसइंफेक्टेंट वाइप्स। वाइप्स तो देखे ना, वाइप्स ऐसे टिश्यू तो देखे होंगे ना जो पैकेट के अंदर वेट फॉर्म में होते हैं, गीली फॉर्म में होते हैं। वो ऑलरेडी गीले होते हैं। वो किस चीज से गीले हो चुके होते हैं? उनको वेट करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? बेटा अल्कोहल। तो वो वाले जो टिश्यूज होते हैं ना, वो वाइप्स कहलाते हैं, अल्कोहलिक वाइप्स कहलाते हैं। और छोटे छोटे भी होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक स्वैब्स। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग उनके ऊपर से वो एक कागज के थैली से होती है, वो उतार कर इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक स्वैब्स। तो बेटा ये जो अल्कोहल होते हैं ना, खास तौर पर कौन से? इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल, आपको पता है ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स या अल्कोहलिक स्वैब बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना होता है तो क्या करता है? तो वो पहले अल्कोहलिक स्वैब को आपकी स्किन पर रगड़ेगा। क्यों रगड़ेगा? ताकि यहाँ पर जो जरासीम है ना वो मर जाए, यानी आपकी स्किन डिसइंफेक्ट हो जाए। और बेटा सर्जरी करनी होती है ना, जहां पर ऑपरेशन करना होता है, आपको पता है ऑपरेशन के दौरान भी क्या होता है? पूरी स्किन को या बॉडी के पार्ट को वहां से काटना पड़ता है। तो बेटा स्किन के ऊपर जर्म्स होते हैं, अगर जो है ना वो उन जर्म्स को खत्म नहीं करेंगे तो जर्म्स बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जख्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगी। तो स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? अल्कोहलिक स्वैब उसके ऊपर रगड़ देते हैं। अल्कोहल खास तौर पर कौन से? इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल।
क्या कर देते हैं, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर they are used in making disinfectant and alcoholic swabs. Alcoholic swabs are used to disinfect the skins before injection or surgery. बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोल ऑफ अल्कोहल्स इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं भाई, वो मेकअप का सामान होता है ना, या वैसे ही बॉडी पर स्किन वगैरह पर लगाने का जो सामान होता है वो किस में आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है। अच्छा बेटा इसमें अल्कोहल का क्या किरदार होता है, बेटा कॉस्मेटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उनमें मोस्टली इथेनॉल, जो अल्कोहल है इथेनॉल, वो इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ खूबियां पाई जाती हैं। एक तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल क्या मतलब, बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। एंटी फंगल होता है, फंगस को, फंजाई को खत्म कर देता है, मार देता है। उसके अलावा बेटा ये एंटी वायरल होता है, वायरस को भी अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, खत्म कर देता है। एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है क्या मतलब, माइक्रोब्स यानी जरासीम वगैरह को, जर्म्स को किल कर देता है। इथेनॉल is widely used in cosmetic products due to its antibacterial, antiviral, antifungal and antimicrobial qualities. बेटा इथेनॉल जो होता है ना वो कॉस्मेटिक के जो हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हाइजीन प्रोडक्ट्स क्या मतलब है, यानी सफाई वाले जो होते हैं जिनसे जिस्म साफ किया जाता है, जिस्म को धोने वगैरह के लिए या बाकी साफ करने के लिए या बदबू वगैरह दूर करने के लिए बॉडी के ऊपर जो चीजें लगाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हाइजीनिक प्रोडक्ट। इथेनॉल इज यूज्ड इन हाइजीनिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कौन सी हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट, लोशंस हैं, उसके अलावा बेटा टोनर्स होते हैं, टोनर्स स्किन वगैरह को साफ करने के लिए जो सोल्यूशन जो बाकी चीजें आती हैं, स्किन टोनर्स जिनको बोलते हैं, ड्यूडोरेंट्स हैं। ड्यूडोरेंट्स आप लोग जानते होंगे, वो बॉडी स्प्रे वगैरह या इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरीके से परफ्यूम्स हैं। आपको पता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई ये अल्कोहलिक फ्री परफ्यूम है, तो इसका मतलब ये है कि परफ्यूम के अंदर अल्कोहल भी होता है। हम लोग वो परफ्यूम ढूंढ रहे होते हैं जिसमें अल्कोहल ना हो। बेटा अल्कोहल एक और काम भी करता है, पता है कौन सा काम करता है, कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जैसे आपने एक लोशन देखी है तो उसके अंदर हो सकता है ग्लाइसरीन भी हो, उसके अंदर वो क्या कहते हैं यार, एक जेल होती है, कौन सी जेल होती है, हाँ एलोवेरा जेल, ठीक है, और भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होती। तो अगर अल्कोहल डाल दी जाए ना तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। अल्कोहल उनको एक साथ मिक्स करके रखता है, उनको अलग होने से रोकता है। अल्कोहल कीप्स द इंग्रेडिएंट टुगेदर इन द फॉर्मुलेशन एंड प्रिवेंट देयर सेपरेशन। यानी जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, उन सबको आपस में मिक्स करके रखता है, उनको अलग अलग नहीं होने देता है। ऐसा ना हो कि आज आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ली और उसके अंदर से अल्कोहल जनाब उड़ गया। अल्कोहल आपको होता है ना वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, अगर खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, उसके अंदर सारी चीजें अलग अलग हो चुकी होंगी। कभी आप लोगों को देखा है कॉस्मेटिक एक प्रोडक्ट है जिसे नेल पॉलिश कहते हैं, देखिए मैंने भी लगाई हुई है, कहाँ नहीं लगाई हुई भाई, ऐसे ही करा। नेल पॉलिश बाद का सूख जाती है, उसके अंदर अल्कोहल होता है या जो भी थिनर वगैरह होता है वो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। बेटा आखिरी जो इसका यूज लिखा हुआ ना आपकी बुक में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर, वो ये है, इट इंक्रीजेस द एडहेरिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। क्या मतलब एडहेरिंग प्रॉपर्टी, स्किन के साथ चिपकने की प्रॉपर्टी। भाई आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा जाता है जनाब वो ब्यूटी सैलून के अंदर, बाहर निकलता है तो पहचाना ही नहीं जाता, उसके फेस के ऊपर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट लगा दिए जाते हैं। अब अगर वो बॉडी के साथ एडहेर नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, तो थोड़ी देर बाद गिर जाएंगे, फिर बंदे की असलियत सामने आ जाएगी, जैसी शक्ल होगी वैसी नजर आना शुरू हो जाएगी। तो भाई बात यह है कि ये बॉडी के ऊपर कैसे ये लोशन चिपक जाती है, बाकी जितनी क्रीम्स वगैरह होती हैं बॉडी के साथ ऊपर अटैच हो जाती हैं, क्यों अटैच हो जाती हैं, अल्कोहल की वजह से। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल्स ऑन एवरीडे लाइफ पब्लिक हेल्थ। बेटा इंसान की सेहत पर या इंसान की जिंदगी में बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अल्कोहल यानी शराब के पीने के जो असरात हैं जिंदगी पर उनके बारे में बताना। नहीं बेटा, अल्कोहल जो होता है ना सिर्फ शराब नहीं होता। शराब तो सिर्फ अल्कोहल का एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं इथेनॉल। अल्कोहल तो बहुत सारे हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल एंड सो ऑन। इनकी लिमिट ही कोई नहीं है। तो बच्चों सारे अल्कोहल पीने वाले नहीं है, और अल्कोहल जो है ना हमारी डेली लाइफ के अंदर पीने के अलावा और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इनका बड़ा अहम किरदार होता है। अल्कोहल का सबसे अहम किरदार जिसकी वजह से हमारी लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है वो ये है, इसकी डाइवर्स एप्लीकेशन है एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट। डाइवर्स एप्लीकेशन क्या मतलब है? वसी। डाइवर्स कहते हैं वसी, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी। सॉल्वेंट क्या मतलब? ये चीजों को अपने अंदर डिसोल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बच्चों एज अ डिसइंफेक्टेंट क्या मतलब है? जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई जो चीज पानी में डिसोल्व नहीं होती उसे फिर हम पता है किस चीज में डिसोल्व करते हैं? अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जरासीमों को मारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था, याद है ना आप लोगों को? कोरोना जब आया था तो उस वक्त आप लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे। सैनिटाइजर में क्या होता? अल्कोहल होता था। वही अल्कोहल वायरस वगैरह को क्या करता था? किल कर देता था, मार देता था। बेटा अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मतलब? रिएक्शन की वजह से ये जो है ना वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मेडिसिन में। अभी देखे ना, इससे पहले हम लोगों ने इसकी मेडिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। उसके अलावा बेटा इसकी इंडस्ट्रियल यानी बाकी इंडस्ट्री में, जैसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गई या बाकी इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और बच्चों घरों में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है। हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट। ड्यू टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इट हैज वाइड एप्लीकेशन। इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैं इसके अंदर, मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर और हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट यानी घर के इस्तेमाल में। बेटा ये कंट्रीब्यूट करता है, अपना किरदार अदा करता है हेल्थ केयर में, सेहत में ये बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है। डिसइंफेक्टेंट है ना, उसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और बच्चों ये कहाँ इस्तेमाल होता है? हाइजीन के लिए, सफाई वगैरह के लिए। उसके अलावा बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है एंड कन्वीनियंस, यानी बहुत सारी सहूलतें इसकी वजह से पैदा हो जाती हैं। जो जगह वैसे साफ नहीं होती, जो जरासीम पाक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, तो उस चीज को अगर आप अल्कोहल से साफ कर देंगे तो उस फौरन क्या हो जाएंगे? उसके जर्म्स खत्म हो जाएंगे। बेटा अल्कोहल जो होता है ना, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल क्लीनर, यानी घरों के जो बर्तन वगैरह होते हैं, घरों की जो चीजें होती हैं और इंडस्ट्री की जो चीजें होती हैं, उनको क्लीन, उनको साफ करने के लिए जो चीजें बनाई जाती है ना, जो सफाई वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बेटा ये पेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। पेंट्स नहीं होते ये जो कलर करते हैं दीवारों पर या दरवाजों वगैरह पर या किसी भी मेटल की चीज के ऊपर पेंट लगाते हैं, तो पेंट में इस्तेमाल होता है। इंक में इस्तेमाल होता है। जो परमानेंट मार्कर होते हैं ना, उनके अंदर जो इंक इस्तेमाल होती है उसके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है। बेटा अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ना, यानी अल्कोहल से बनाए जाने वाले डिसइंफेक्टेंट जैसे सैनिटाइजर वगैरह होते हैं, ये बेटा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो इन्फेक्शन फैलती है ना, उस इन्फेक्शन के फैलने को रोकने में। खास तौर पर आपकी बुक में एक जिक्र किया गया है कोविड-19। कोविड-19 जब आया था बड़ी तेजी से फैला था, तो उसके फैलाव को कंट्रोल करने के लिए सैनिटाइजर इस्तेमाल किए गए थे। किस चीज के? अल्कोहल बेस्ड थे, वो अल्कोहल से बने हुए। तो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट वाइडली, बहुत ज्यादा वसी। डिसइंफेक्टेंट क्या मतलब? वो चीजें जो जरासीमों को मार देती हैं। जैसे सैनिटाइजर थे, सैनिटाइजर समझा ना, वो भाई स्प्रे करते थे, हाथों पर लगाते थे ताकि जरासीम वगैरह मर जाएं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या मतलब है? जरासीमों से पैदा होने वाली बीमारी को इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे वायरस वगैरह से, जो बैक्टीरिया वगैरह से जो बीमारी पैदा होती है उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और उसके स्प्रेड यानी उसके फैलाव को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है, कहा गया कि स्पेशली कोविड 19
यानी ये जो पेंडेमिक आते हैं, पेंडेमिक क्या मतलब है, ये जो यकदम कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है या कोई ऐसा मसला हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा तबाही पैदा होना शुरू हो जाती है। पेंडेमिक में जो इन्फेक्शन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए एक पेंडेमिक कौन सा था, कोविड-19, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ था। बेटा अल्कोहल की एक खूबी है और वो ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी अच्छी है, ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है और ड्राई भी बड़ी तेजी से हो जाता है। जिस चीज के अंदर अल्कोहल होना उसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो अल्कोहल ड्राई हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसकी वजह से ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से। कौन सा, अपने अंदर चीजों को डिसोल्व करना यानी सॉल्युबिलिटी और ड्राइनेस की वजह से। अब देखें पेंट के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब पेंट के अंदर अगर कोई ऐसी चीज डाल दें जो तेजी से सूखे नहीं तो फिर क्या होगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर पेंट लगाया तो 2-3 दिन तक तो वो सूखेगा नहीं, उसके ऊपर डस्ट जम जाएगी, उसके ऊपर किसी चीज का हाथ वगैरह लग जाएगा, कोई और चीज लग जाएगी, वो सारा खराब होता रहेगा। तो ये अपने दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, रैपिड ड्राइनेस। तो बेटा अपनी इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ना इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और जिन प्रोडक्ट में ये इस्तेमाल होता है उन प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। एप्लीकेशंस इन मैनी प्रोडक्ट, और इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज द efficiency and effectiveness of product। बेटा इसकी इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ना ये जिन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है उन प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। बेटा हेल्थ केयर सेटिंग्स जितनी भी होती हैं, हेल्थ केयर सेटिंग क्या मतलब है, हॉस्पिटल्स वगैरह या बच्चों जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जहां पर मेडिसिन बन रही होती हैं वहां पर अल्कोहल को एज अ सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाता है। सैनिटाइजर क्या मतलब है, जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कहां पर जरासीम मारने होते हैं, सर्फेसेस, यानी जो सर्फेस होती हैं जहां पर मेडिसिन बन रही होती हैं, या अस्पताल के अंदर जितनी भी सर्फेसेस होती हैं जैसे फ्लोर हो गया या बेड वगैरह हो गए या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो चीजें होती हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर हाथों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्थ केयर सेटिंग में कहां इस्तेमाल होता है, फॉर सैनिटाइजिंग सर्फेसेस एंड हैंड्स। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर बाय बाय और आप लोग अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान